पहले हम लोग क्या करते थे, जाते थे अपना टोटल करते थे, तो 2-4 नंबर का टोटल करना है कर लेंगे, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर भी तो एआई है। एआई क्या है? एआई इनेबल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म या थिंक लाइक ह्यूमन, मनुष्य की तरह वो सोचे, ऐसा एआई बताता है कंप्यूटर के लिए। और वो बनाने वाला कौन है? ह्यूमन ही तो है। कैलकुलेटर किसने बनाया? ह्यूमन ही बनाया, लेकिन जिसने कैलकुलेटर बनाया उससे कह दिए आपको लार्ज कैलकुलेशन करनी है, 4000 बच्चों का डेटा ऐड करना है, तो कैसे करेंगे आप? उससे मिस्टेक हो सकती है, तो हम अगर ऑटोमेट कर देंगे उससे मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। तो जैसे आप डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा में कुछ ऐसा एआई का यूज किया जाए जिससे हमारा कलेक्शन इजी रहे और एरर फ्री हो। ऐसे मैनुअल करने में प्रॉब्लम होती नहीं होती। देखिए आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं, परचून की दुकान पे सामान लेने गए तो लिस्ट 1 पेज से 2 पेज में गई, तो कैलकुलेटर का जरूर वो यूज करता है। उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही है या गलत है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होता है? आज की डेट में आप देख रहे हैं कि गूगल है, कोई चीज हमको जो पता है वो तो है, लेकिन हम एक बार उसको वेरीफाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हमारा लूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम नहीं वेरीफाई करेंगे तो कुछ एरर आ सकती है, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं कह दूं आपका अगर मोबाइल खो जाए, मोबाइल खो गया, अब आपको पता ही नहीं, कोई नंबर ही आपको याद नहीं है। मोबाइल अगर आपको खो जाए तो आप कैसे सर्च करोगे? किसी का मोबाइल नंबर याद तो बताओगे मेरा मोबाइल खो गया, केवल अपना याद है। तो अपना याद है तो अगर इस सभागार में अगर आपको मोबाइल खोएगा तब तो मिल सकता है। कहीं आप अगर भीड़ में जा रहे हो, आपका मोबाइल अगर खो गया तो वहां कैसे करोगे? वहां तो किसी पर्सन का नंबर होना चाहिए ना, जिसको आप बता सको कि मेरा मोबाइल खो गया, मैं लेट आऊंगा। वो नंबर ही किसी को नहीं याद है। धीरे धीरे क्योंकि हम एआई एडिक्टेड हो गए, सब चीज हम चाह रहे हैं कि एआई जितना इंपॉर्टेंस है उससे ज्यादा उसका ड्रॉबैक भी है। एआई यूज करना भी जरूरी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे ये है टुडे 70% टाइम इन रिसर्च गोज डेटा प्रिपरेशन। ये तो है कि अगर आप कोई काम मैनुअल करोगे तो 70% टाइम केवल आपको डेटा गैदर करने, कलेक्ट करने में ही लगेगा। एआई क्या करता है? इसको कट करता है इस टाइम को, ठीक है। हमने जैसे मान लिया आपने आपसे कहा आपको थीसिस हैंड रिटन बनानी है, टाइपिंग नहीं करनी। से पहले लोग लिखते थे हैंड रिटन में, पहले लोग पहले हैंड रिटन करते थे, उसके बाद टाइपिंग आया, कुछ जो टाइपराइटर होते थे, फिर बाद में कंप्यूटर आया। तो वो लोग थीसिस लिखते थे, कोई पेज में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको कैसे करेंगे? अगर हैंड रिटन है, पूरा पेज आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर एक एप्लीकेशन लिख रहा होगा उसमें कोई माइन्यूट सी मिस्टेक हो गई तो आप क्या करोगे? उस पूरे पेज को फिर से रिप्लेस करना है। तो ऐसे करके अगर आपके थीसिस में ऐसा कुछ हो गया, 3-4 पेज में मिस्टेक आ गई, तो पूरे पेज को फिर से चेंज करके फिर से लिखना है। तो उस चीज को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, उसी को ऑटोमेट करना है। एआई क्या कर रहा है? एआई कट्स दैट। जो ये टाइम लग रहा है इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। लेकिन अब एआई बनाने वाले हो सकता है इससे ज्यादा समय लगे, क्योंकि एआई में क्या कहीं बैकग्राउंड कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर के पीछे एक प्रोग्राम लगा, सेटअप है, प्रोग्राम कंप्यूटर इंजीनियर ने उसके पीछे एक प्रोग्राम लॉजिक बनाया है। ये ऐसा करने पे नंबर प्लस दबाने पे एडिशन होगा, माइनस दबाने पे सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन पे डिवीजन होगा। आपको केवल बटन प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कैलकुलेटर बनाने को बना लिया जाए, लेकिन अगर उसको मैनुअल रूप नहीं देंगे, बटन नहीं देंगे, तो बटन इसलिए दिया गया क्योंकि जिसको नहीं आता कैलकुलेटर चलाना, प्रोग्रामिंग, वो भी उसको चला ले। दो चीजें हैं। डेटा प्रिपरेशन इज फाउंडेशन ऑफ एनी एआई या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो जैसे एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का आज केस बहुत ज्यादा चल रहा है, एआई मशीन लर्निंग। एआई क्या हो गया? सुपर सेट। सुपर सेट मतलब एक मेन सेट हो गया, जैसा पेरेंट्स हो गया, पेरेंट फादर मेन हो गया, उनके नीचे क्या आते हैं? चाइल्ड। तो एआई हो गया सुपर सेट, मशीन लर्निंग क्या हो गया? सबसेट हो गया, और उसके नीचे क्या आ गया? डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई। तो एआई हो गया सुपर सेट, उसके भी आ गया मशीन लर्निंग, उसके नीचे आ गया डीप लर्निंग। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा, मेडिकल फील्ड ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए जहां पे इसका यूज है। लेकिन अब आप लोग इसको डिटेल में जाएंगे, यूज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इतना तो करना नहीं। हमको जैसा मैंने बताया शोर गंगम, मैंने बहुत सारी थीसिस देखी, उसमें जो मुझे लगा कि आप लोगों का उसमें डेटा में ग्राफ आपका और अच्छा बन जाए, आपका डायग्राम और अच्छे से बन जाए, तो थीसिस थोड़ा वहां देखने में अच्छी लगेगी। क्योंकि जब थीसिस आप भेजेंगे, सबमिट करेंगे, मैक्सिमम लोग पीएचडी स्कॉलर ही होंगे,
जी तो आप लोग यही किसी का 1 ईयर होगा, किसी का 2 ईयर होगा, कोई क्या होगा नियर अबाउट टू सबमिट। तो अगर जिनका नियर अबाउट टू सबमिट है वो ऑलमोस्ट थीसिस के फेज पे होंगे। तो कितना अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए, पहला इंप्रेशन वहीं से पड़ता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लीजिए, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वो रिसर्च बेकार है। पहला रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। आप एप्लीकेशन लिखिए, उसको आप एक सिस्टमैटिक न लिख के इधर उधर लिख दीजिए अनस्ट्रक्चर्ड वे में, डेट कहीं डाल दीजिए, सिग्नेचर कहीं कर दीजिए। भले आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, कितने बड़े आप जो है मतलब अच्छा एप्लीकेशन लिखते हैं, आप नीचे योर सिंसियरली न लिखिए, ऊपर से कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। लिखा तो वही सब कुछ है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हमको स्ट्रक्चर्ड बनाना है। तो उसको कैसे करेंगे वो भी बताया जाएगा। तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। मशीन लर्निंग तो एक हमारा टेक्नोलॉजी हुई जो क्या कर रहा है, ह्यूमन ने ही बनाया कंप्यूटर को जो ह्यूमन की तरह एक्ट करे, ह्यूमन की तरह सोच पाए। क्योंकि ह्यूमन क्या है, कोई ऑटोमेट कर दिया गया। आज की डेट में देखते हो आप, मेडिकल स्टोर में जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, कहीं पे जाइए, या छोटे आइसक्रीम की शॉप है वहां पे जाइए, सब कुछ ऑटोमेट है। आप जाए तो बिल लगाएंगे, बिल में क्या होगा, मान लीजिए कोई आपको आइसक्रीम लेना है, आई प्रेस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की आइसक्रीम आ जाएगी, पूरा कीवर्ड फिक्स है, आप टाइप दबाएंगे पूरा इंटर हो जाएगा। अगर आप पूरा टाइप करते तो टाइम लगता। आपने आइसक्रीम दबाया, आइसक्रीम में जितने आई दबाया, आई टाइप के जितने भी लेटर्स हैं पूरा आ जाएगा, उसमें भी ऑटोमेशन तुरंत कीवर्ड आ जाएगा। पहले वो भी टाइम नहीं बचता था, पहले क्या पूरा आपको टाइप करना रहता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें से डेटा आप पहले बनाओगे, सोचोगे, उसकी सेटिंग करोगे, फिर डेटा लोड होगा, फिर ह्यूमन के दिमाग में फिर से कुछ आएगा, जो हम कर रहे हैं सही है या गलत है। जरूरी नहीं कि हमने कंप्यूटर से चैट जीपीटी, चैट जीपीटी आप लोग जानते हैं? यस सर। चैट जीपीटी आज की डेट में क्या है, आप कुछ भी दीजिए, जैसे गूगल होता था, गूगल में हो सकता है आप अगर कह रहे हो कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, व्हाट इज डेटा प्रिपरेशन, हो सकता है उससे रिलेवेंट चीजें ना दे पाए, दे भी देगा तो सिस्टमैटिक नहीं देगा, अनस्ट्रक्चर्ड देगा। इसमें क्या है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, इसके वर्जन आ रहे हैं, डिफरेंट अपडेट हो रहे हैं। ये क्या कर, व्हाट इज चैट जीपीटी, तो एग्जैक्ट डिफिनीशन देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। लेकिन वो सही और गलत कौन डिसाइड कर पाएगा, जिसको उसके बारे में नॉलेज होगा कि सही है या गलत है। अगर 2 + 2 4 होता है, मान लो कैलकुलेटर में हम 4 तब वेरीफाई कर पाएंगे हमको 2 + 2 4 मिला है, 2 + 2 5 भी तो हो सकता है। मान लो गलत दे दिया, वो एरर आ गई। एरर कैसे आएगी, वो एल्गोरिथम्स में कुछ ना कुछ वो कोड में प्रॉब्लम है। जहां ऐड करना चाहिए 2 + 2 4, वहां पे क्या है, इंक्रीमेंट कर दे रहा है, जो रिजल्ट आए +1 करके दे रहा है। ठीक है, 5 + 3 8 हो रहा है, +1 ऑटोमेटिक हो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो जब आपको कुछ नॉलेज होगा तब आप उससे कुछ कर पाओगे। इसलिए चैट जीपीटी का यूज करना भी आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप किसी राइटिंग फेज में हैं या पेपर लिख रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं, क्वेश्चन हो सकता है अभी आए कि सर जो है थीसिस लिखने के लिए चैट जीपीटी से लिखेंगे तो एआई फ्लैग आ जाएगा। एआई फ्लैग आएगा, लेकिन एआई फ्लैग तब आएगा जब आप 100% उससे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। हेल्प तो आप ले सकते हो, चैट जीपीटी भी क्या है आज के में उसको गाइड बोलते हैं। हो सकता है सुपरवाइजर इतनी हेल्प ना कर पाए जितना चैट जीपीटी कर दे या गूगल कर ले। ठीक है, तो उसके लिए आप गाइड क्या करें, गाइड जो एग्जैक्ट बताएगा वही तो लिखना नहीं ना, आपको उसकी हेल्प लेके अपना दिमाग लगा के उस बुक का लेके आपके कंटेंट बनाना है। और कंटेंट ऐसा बनाना है जो आप समझ पाए और वहां से प्लेगरिज्म फ्री हो। ठीक है, तो वो चीजें बनानी है। अब जैसे इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, डेटा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप पहले फील्ड डिसाइड करोगे। ऐसा तो नहीं आपने स्टार्टिंग में टाइटल डिसाइड के लिए पहले फील्ड डिसाइड होगी। मान लीजिए एजुकेशन में, तो एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स की फील्ड है, उस फील्ड के अंदर एक ब्रॉड आपने एरिया डिसाइड किया। एरिया डिसाइड करने के बाद आपने देखा कि हम एक टाइटल डिसाइड करते हैं। टाइटल भी कैसा होना चाहिए, ब्रॉड टाइटल होना चाहिए। टाइटल के अंदर अब आपको लगा कि इसमें डेटा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। फिर डेटा अगर मान लो मिल भी गया कैसे करके, तो उस एग्जैक्ट डेटा को आप यूज नहीं कर सकते। उसमें आपको देखना पड़ेगा कुछ कम है, ज्यादा है, क्या है, कैसे। ठीक है, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना है कि हमको एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को देना है, तो आप उसमें क्या करोगे, किसी से हेल्प मांगते हो, यार कि हमें एक एप्लीकेशन दे दो, हम जरा उसको देख लें। क्या उसका पूरा कॉपी कर लेते हो? आप देखते हो उसका नाम नहीं कॉपी करते हो, उसका जो रीजन है वो कॉपी नहीं करना है।
लेकिन फिर भी लगता है कि स्टार्टिंग से अगर उसने लिखा है कुछ ऐसे करके तो हम फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दें। नहीं ऐसा ना हो सर के पास लेके जाए तो कहते उसकी कॉपी की हो क्या, वहाँ पे थॉट प्रोसेस आता है नहीं आता है कि हम ऐसा ना लिखें जिससे सर पकड़ ले, वही प्लेगरिज्म है। इसी तरह नेट में भी एक टर्निटिव सॉफ्टवेयर नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। वो क्या करता है, उसके पास पूरा एक डेटाबेस है। जैसे आप 4 कीवर्ड्स मैच करेंगे कंटिन्यूअस में 4 कीवर्ड्स, फिफ्थ कीवर्ड अगर आ रहा है तो तुरंत बता देगा ये कंटेंट इस जगह से लिया गया है, इसका सोर्स ये है और ये इस ईयर में पब्लिश है। तो उसके ऑथर के नाम के साथ, जर्नल के टाइटल के साथ आ जाएगा और उतना परसेंट टोटल मैच करेगा। अगर 1% मैच है तो 1% लिख जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे, जैसे हमने एप्लीकेशन का एग्जांपल बताया कि आप एप्लीकेशन तो यूज करिए लेकिन उसका केवल थॉट प्रोसेस लीजिए, एक हिंट लीजिए उससे। तो इसी तरह चैट जीपीटी हो, गूगल हो, रिसर्च पेपर, कुछ भी आप उसका हिंट लीजिए। हिंट से क्या करिए, अपने हिसाब से उसको राइट करिए। जैसे आप कुछ समय पहले मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कुछ होंगे, आप लोग किए होंगे, मैथ भी पढ़े होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस होते थे उसमें ब्रैकेट में हिंट लिखा रहता था। जैसे हमारे लाइट की स्पीड लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका यूज है, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हिंट लिख जाता था कि इस स्पीड का यूज किसके रिस्पेक्ट में करना है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जितनी स्पीड होती है आप वो स्पीड यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता था। हिंट मिलता नहीं मिलता, उससे काफी हेल्प मिल जाती थी। कुछ क्वेश्चंस में हिंट नहीं रहता था, जिसमें हिंट नहीं रहता था तो स्टूडेंट कुछ कर लेते थे, कुछ नहीं कर पाते थे तो चैट जीपीटी हो, जितने भी एआई टूल्स हैं, कुछ भी है, ये आपको केवल हिंट देंगे। हिंट के लिए अगर आप यूज करोगे हिंट की तरह एग्जैक्ट अगर कॉपी कर दोगे तो वहां प्लेगराइज जाएगा। आज की डेट में एक तो नॉर्मल प्लेगरिज्म होता है, एक एआई बेस्ड प्लेगरिज्म आ गया है। कितना कंटेंट कहां से लिए हो वो बता देगा एआई वाला। लेकिन चैट जीपीटी हो चाहे गूगल हो, कोई भी चीज, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आज की डेट में आ गए हैं जिससे आप सर्च करेंगे। पहले नहीं ऐसा होता था, पहले तो गूगल पे भी कुछ नहीं, डे बाई डे अपडेट हो रहा है कि कैसे चीजें को अपडेट करना है, कैसे वो करना है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा को पहले हम कलेक्ट करेंगे। अगर डेटा हमने कलेक्ट किया एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो उसको क्लीन करेंगे, जैसे मैंने एप्लीकेशन के एग्जांपल बताया कि अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद हो सकता है जहां पे मैं क्वेरी करना चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से, हमने किसी से एप्लीकेशन लिया, अपने हिसाब से सेट किया, प्रिंसिपल सर के पास ले गया, कहना ये फॉर्मेट सही नहीं है, थोड़ा इसमें चेंज कर दो, ऐसा होता है। फिर आप उसके बाद फिर क्या करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करो, उसको चेंज करोगे, फिर दोबारा उनके पास लेके जाओगे, तब फाइनली हो सकता है वो एक्सेप्ट हो। इसी तरह एआई का जब यूज करेंगे अपने डेटा सेट में तो उसमें क्या होता है, पहले हम उसको डेटा कहीं से लाएंगे, पूरा एआई हो चाहे मशीन लर्निंग हो चाहे डेटा साइंस हो चाहे डीप लर्निंग हो, ये डेटा पे, प्रीवियस डेटा पे काम करेगा। अगर आपके पास डेटा है उसी के बेस पे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो डेटा, पहले डेटा प्रिपरेशन ही मेन, जैसा मैंने बताया 70% टाइम आपका डेटा प्रिपरेशन में जाएगा, मैनुअली हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करेंगे। और रा डेटा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो हमारे यूज का नहीं है, उसको स्ट्रक्चर्ड में बनाना है, मीनिंगफुल डेटा बनाना है जिसको हम एग्जैक्ट यूज कर सके। जैसे थीसिस के बहुत सारे राउंड्स होते हैं, रिसर्च पेपर आप लोगों ने पब्लिश किया होगा या ऑन प्रोसेस होगा, क्या एक बार पब्लिश होता है क्या? कितने ड्राफ्ट होते हैं, कितने बार आप उसको लिखते हैं, पहले खुद अच्छा नहीं लगता, खुद जब अच्छा लगने लगता है तो अपने आप गाइड को दिखाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पहले खुद को अच्छा नहीं लगा गाइड को दिखा दें, पहले खुद अच्छा लगेगा तब गाइड के पास जाएंगे, फिर गाइड को 2-4 बार अच्छा नहीं लगेगा, फिर गाइड को अच्छा लगने लगेगा तो फिर जो है आपको कब अच्छा लगेगा, फिर दोनों लोगों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। हो सकता है जो आप कमेंट दे रहे हो गाइड को पसंद ना हो, जो गाइड दे रहे हैं आपको पसंद ना हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर दोनों लोग जब सेटिस्फाई होते हैं तब फाइनली वो सबमिट होता है। ऐसा भी नहीं कि आप उनका नाम डालिए आप छपवा लीजिए, कई बार तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को डाउन होना पड़ेगा। डाउन हमेशा स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि उनको तो पीएचडी करना नहीं, करना किसको है, स्टूडेंट को। तो आप अपनी बात बताएं, गाइड भी अपनी जगह पे सही है, वो अपना थॉट प्रोसेस पे वो कर चुके हैं, आप अपना देख रहे हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं फिर एक ऐसा टाइम आता है 2 महीने 3 महीने बाद जब पेपर फाइनल ड्राफ्ट में जाता है, उसके पहले उसके कई ड्राफ्ट बनते हैं। तो फाइनल वही डेटा प्रिपरेशन, क्या हम डेटा बना लिए, जैसा पेपर बना लिया, कई ड्राफ्ट हुए, कई चीजें, और फाइनली हम सबमिट करते हैं। अब गाइड भी सेटिस्फाई है, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई है, अब एडिटोरियल बोर्ड नहीं सेटिस्फाई है, होता नहीं होता है। हमने सबमिट किया, एडिटोरियल बोर्ड क्या होता है, फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है किसी भी जर्नल का, किसी भी कॉन्फ्रेंस का,
अब उसमें भी क्लर्क टाइप लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं आया, फॉर्मेट ही पसंद नहीं आया। सबसे पहला उनका कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट। और 5 जर्नल्स लिखे होते हैं फॉर्मेट फ्री सबमिशन, उसमें तो आप कर दोगे तो फॉर्मेट इशू नहीं आएगा। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको इसी फॉर्मेट में इसी तरह चाहिए, इतने फॉन्ट साइज है, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। तो अगर वो केस क्लियर हो गया तो फिर बात आती है एडिटर के पास जाता है। एडिटर को फिर नॉवेल्टी पसंद नहीं आई तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा बेस्ड ऑन नॉवेल्टी, को इसमें कोई नया यूनिक काम ही नहीं है। पीएचडी में क्या होना चाहिए, कुछ छोटा काम हो लेकिन यूनिक हो, कि नहीं गूगल पे पहला सर्च किया आपका टॉपिक, उससे 20 चीजें आगे खुल गए, खुले लेकिन डायरेक्ट ना खुले, और खुले भी तो उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट दिखाई दे। फिर एडिटर को मालूम पसंद आ गई चीजें तो फिर वो क्या करेगा, कुछ रिव्यूअर्स अलॉट करता है, फिर रिव्यूअर्स को भेजेंगे। हो सकता है 3 रिव्यूअर्स को अलॉट किया, एक को पसंद आए 2 को ना आए, वहां पे भी क्या होगा, फाइनली आपका पेपर फिर से रिजेक्ट होगा। फिर से जहां पे थे फिर वहीं आ गए। तो उसके लिए क्या, फिर नेक्स्ट टाइम जो कमेंट्स देगा, टेक्निकल कमेंट्स मिलेंगे, फिर उसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे। तो कहीं ना कहीं डेटा प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, आपको एक बार डेटा मिला, फिर भेजे, फिर ये किए। आप इसी चीज को अगर पेपर के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो डेटा प्रिपरेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग वो हुआ। अगर अपने रिसर्च पेपर में कोई आपने डेटा सेट लिया, उसको आप मान लीजिए कोई आप सर्वे टाइप का रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी गांव में जा रहे हैं, छोटे बच्चों के सर्वे किए कि स्टूडेंट्स की हॉबी क्या है, आपने डेटा सर्वे फॉर्म बनाया, उसके बेस पे आपने उस डेटा कलेक्ट किया, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म में आपने अगर फील्ड फिक्स कर दिया, तब तो आपको प्रोसेस करने में इजी होगा। आप 10 क्वेश्चन का क्वेश्चनर बनाए, उसी फॉर्मेट बच्चों से भरा लिए। एक तो ये इसमें क्या होगा, आपको डेटा प्रिपरेशन करने में समय कम लगेगा। आप क्या किए, इस स्कूल गए, एक ब्लैंक पेज ले गए, 10 सवाल आपने, पहला क्वेश्चन कुछ और दिए, दूसरा कुछ और, उसके ऑप्शन बदल दिए। तो अगर आप 100 स्कूल विजिट किए, 100 तरह के फॉर्म आए, तो आप जब उस डेटा को आप फाइनल बनाओगे टाइम नहीं लगेगा। अगर इसी को हम थोड़ा कहते हैं आप ऑनलाइन बेस बना दीजिए, तो आप ऑनलाइन जैसे एआई का यूज किए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज किया, आप तुरंत उनसे टिक क्लास के साथ एक्सेल बना लिया, आपने गूगल क्लासरूम के थ्रू करा लिया, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू करा लिया, तो आपका डेटा क्या हो गया, ग्राफ भी बन जाएगा, उधर आपका पूरा डेटा रेडी रहेगा। अब उसमें जो एंट्री आपको चाहिए वो ले लीजिए, उनका एज ग्रुप ले सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर अगर है मोबाइल नंबर ले सकते हैं, कौन से स्कूल का है, फिल्टर लगा के आप रख सकते हैं। अगर एक चीज मैनुअल कराते टफ होता कि नहीं होता, तो क्योंकि अभी मैनुअल भी अच्छा है, कहीं कहीं चीजें मैनुअल भी अच्छी हैं, लेकिन मैनुअल वहां पे अच्छी है जब आपके पास पूरा स्टाफ है, आपने काम किया, 4 लोग लगे मैनुअल अपना एंट्री करते रहे। लेकिन आप पीएचडी कर रहे हो, आपका काम कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो उस रिस्पेक्ट में मैनुअल चीजों को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने में जरूरी नहीं कि हम एआई का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हो सकता है यूज हो भी, हो सकता है ना भी यूज हो। बने बनाए टूल्स बने हुए हैं, जैसे अभी डायग्राम के लिए बताऊंगा कौन से टूल्स अच्छे हैं। डायग्राम नॉर्मली आप लोग किसमें बनाते हैं, अगर फिगर बनाना है तो किसमें बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हो। अगर कोई ब्लॉक डायग्राम बनाना है, कोई ब्लॉक बनाना, जैसे मान लो ये बनाना है आपको, मान लीजिए ये बनाना है, एक ब्लॉक ये बना है, एक ये, कैसे करके इस तरह का डायग्राम किसमें बनाओगे, वर्ड में बनाओगे। वर्ड में क्या इतना परफेक्ट डायग्राम बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि वर्ड क्या है, वर्ड एक नॉर्मल प्रोसीजर है टाइपिंग के लिए। छोटे मोटे डायग्राम बना लीजिए, वो भी इजी तरीके से, बॉक्स बना दिया, ऐसे कर दिया। मान लीजिए अब इसमें मैं कह दूं एक कंप्यूटर या ह्यूमन का ये बनाना था, ब्रेन बनाना है, सेटिंग्स का बनाना ही बनाना है, ये उसमें फीचर्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी टूल है, इन टूल्स का अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपका थीसिस जाए या फ्रंट पेज या रिसर्च पेपर बनेगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी आएगी, ठीक है। किसी चीज का जैसे नलनी आप लोग जानते हो, अलाहाबाद में वो किसी चीज को पैसा देते हैं, बैठ जाएंगे आप एक्चुअल रिसर्च लग रहा नलनी वाला भी करता है, आप लोग ले जाएंगे थीसिस को ये करके, फिर बाद में बैठता है वो आधे घंटे पूरा बना के रख देगा, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वहां काम करने वाले कैसे लोग, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने सीखा ना बहुत सारे टूल्स। जो बैनर डिजाइनिंग करते हैं बहुत अच्छा डिजाइनिंग, अगर यही सब चीजें अगर थीसिस में अपने इसमें इंप्लीमेंट कर ली जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों के टाइम पे शोध का कॉन्सेप्ट नहीं था, इधर ज्यादा आ गया है, तो आपकी थीसिस पब्लिकली दिखाई दे रही है। पब्लिकली दिखाई देने, मान लो आज से 10 साल बाद कोई आपकी थीसिस पढ़े, मान लो कोई जानने वाला पढ़े, तो उसमें कमी निकाल के आपको बता सकता, नहीं बताएगा तो कुछ ना कुछ उसमें उसको आपके बारे में सोचता कुछ और है, थीसिस पढ़ने के बाद सोच कुछ और लेगा, है कि नहीं। अभी सोचते कब, जब आप बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंच जाओगे तो 4 लोग होते हैं टांग खींचने वाले,
वो फिर कहेंगे बताइए बहुत बड़े रिसर्चर बनते थे, बताइए कि किसी तरह देखेंगे। फिर वो पुरानी कहानी निकाल, जब आप कब बनते, जब आप किसी के वाइस चांसलर बन जाएंगे, किसी चेयरमैन बन जाएंगे, तब वो आपके थीसिस निकाली जाएगी। है कि नहीं? तो इसके लिए आपका डायग्राम ही मेन रहेगा, कोई कंटेंट नहीं पढ़ता। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं, लाइन बाय लाइन कंटेंट पढ़ेगा। डायग्राम अगर आपका अच्छा बना है तो आप कह सकते हो कंटेंट में ना जाइए, डायग्राम पे जाइए। डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? जो दिखता है वही कैसे बता रहे हैं। क्लीनिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग हो गया। डेटा प्रिपरेशन जरूरी क्यों है? इसकी सबसे पहले तो मैंने बताया कि टाइम सेविंग के लिए। दूसरा क्या है, स्लो हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स मैनुअल है, स्लो है, एरर प्रोन है। एरर आ सकती है, इसलिए हम डरते ही नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो हो सकता है एरर आ जाए। हम क्या करते हैं आज की डेट में, एक बहुत अच्छा गूगल में भी आ चुका है, आप टाइप करने के बजाय आप बोल देते हो, तुरंत लिख देता है। लेकिन जरूरी नहीं कि बोलते समय हो सकता है कोई तीसरा आदमी आ गया, उसकी भी वॉइस रिकॉर्ड होकर लिखे। वो लिखने के बाद एक बार उसको फिर आप प्रूफ रीड करते हो। मैंने गूगल में है ना, उसमें वर्ड में भी आ जाएगा, गूगल में आप वॉइस है ना, है सर, है। इसमें करना क्या, इसलिए आप पेस्ट कर दीजिए। हर चीज हर जगह नहीं हो सकती ना। देखो आप बता, हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा अभी भी टफ है। अगर हमसे भी कहें हिंदी टाइपिंग बहुत टफ है। इंग्लिश टाइपिंग अगर आप एक दिन में सीख लेंगे, हिंदी हो सकता है 10 दिन लगे, और 10 दिन में परफेक्टनेस ना आए। तो हिंदी टाइप अलग अलग फॉन्ट है, आप जो कह रहे हैं यहाँ से कॉपी करेंगे वहाँ पेस्ट करेंगे, अलग होगा। माइक्रोसॉफ्ट में वर्जन्स आते हैं, 7 में है कि 16 में है, किसमें उसमें डिपेंडेंसी है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कैसे करना है। तो वो चीजें हैं। तो इफ डेटा इज रॉन्ग ऑल कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। अगर डेटा ही हमारा गलत है, हम उसको लेकर रिसर्च करने लगे, जैसे मैंने सर्वे बताया। अब हमको क्या करना है, हमको करना था 18 इयर्स के एबव वाले लोगों का सर्वे। हमने क्या कर लिया, जाके स्कूल में कर लिया बिलो 10 इयर्स। हमने क्या, हमारे जो गाइड ने बताया कि आपको सर्वे ये करना है, आपको रिजल्ट ये वाला निकालना है जो एबव 18 हो। हम सुनने में गड़बड़ी हो गई, हमने क्या सोचा कि 18 के नीचे वालों के लिए कह रहे थे। हम जाके सर्वे कर लाए, सब कुछ सही कर लिए, रिजल्ट निकाल लिए, उनको दे दिए, और वो भी नहीं जान पाए। और जब वहां जमा हो गया तो कहे तो कुछ प्रॉब्लम में लिखा हुआ है सर्वे बेस्ड ऑन 18 इयर्स एबव। अब उसमें डेटा सब 18 के नीचे है। तो अगर हमारा डेटा ही रॉन्ग है तो सब कुछ गलत हो जाए, पूरा कंक्लूजन ही गलत हो गया। तो पहले ये देखना है कि पॉइंट क्या है, क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के पीछे आपका मोटिवेशन आएगा, कहां से मोटिवेट हुए, मोटिवेशन के बेस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस होंगे। एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस होंगे। जैसे आप पीएचडी कर रहे हो तो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है। पीएचडी करना एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको डॉक्टरेट करना है, हायर स्टडी में जाना है, प्रोफेसर बनना है, हमारी मजबूरी है। अगर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको पीएचडी करें तो एसोसिएट बनेंगे, लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन था। मोटिवेशन जो हमको करना है, ऑब्जेक्टिव है हमको ये करना है। अब ऑब्जेक्टिव के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। पीएचडी करने के पहले आपको पीजी होना चाहिए, नहीं पीजी है तो यूजी में आप कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो आपका कंट्रीब्यूशन आपने स्टार्टिंग में दिया कि ये कंट्रीब्यूट किया तो ये स्टेप मिला। इसी तरह रिसर्च में पहले टाइटल होगा, टाइटल के बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के पीछे मोटिवेशन होगा। ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपको पेपर में उस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, आप पुरानी कोई एल्गोरिथम्स है उसको आप चेक करोगे, आपके यहाँ सर्वे होगा पुराना सर्वे लोगे, नए सर्वे से उसको मैच करोगे, उसमें डेविएशन मीन जो भी निकालोगे। तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज है। एआई टूल्स ब्रिंग्स ऑटोमेशन। एआई का रोल यहाँ पे क्या आएगा, सब कुछ ऑटोमेट करना, ठीक है। ऑटोमेट करना, जैसे कैलकुलेटर आज की डेट में ऑटोमेट हो गया है। आज की डेट में देख रहे हैं लंच बॉक्स भी ऑटोमेट हो रहे हैं। ऑटोमेट कैसे हो रहे हैं, पहले टिफिन बॉक्स नॉर्मल आते थे, अब उसमें क्या हो गया, आप लेके जाइए ऑफिस में जा रहे हो, उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक गर्म करने के लिए उन्होंने बना दिया, टेम्परेचर सेंसर बना दिया है, उसको जाइए लगा दीजिए और मैक्सिमम 1-2 महीने चलेगा। उसका तो खराब हो गया, एक बार घर गया अपनी धुल नहीं खराब हो गया, पानी डाल दी खराब हो गया उसका। तो उसका क्या रूल है, पहले पानी नहीं ले जाना, उसके बाद खराब हो जाएगा। उसकी कॉस्ट कितने का, 400 का वो नॉर्मल लंच बॉक्स है तो 1600 का हो जा रहा है।
75% कॉस्ट उसकी बढ़ जा रही है, वो कहीं पे ऑटोमेशन आया हुआ है, हम लोग देख के जाके खरीद लेते हैं, 4 से 5 दिन या 10 दिन और 2 महीने चल गया, बहुत सेफ्टी से किया तो 3 महीना चल गया, लेकिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, वो खराब ही हो जाता है। इसी तरह आज डेट में एडवांस ऑटोमेशन आ गया, चिमनी, घर की चिमनी, नॉर्मल चिमनी लगती थी पहले, सस्ती लगती थी, AI tools brings automation, pattern recognition, learning, streamline the process। जैसे मैंने बताया चिमनी के बताया, ऑटोमेशन चिमनी हो गई, चिमनी में आज डेट में क्या पहले बटन प्रेस करते थे, अब ऑटोमेशन क्या हुआ, AI की हेल्प से सेंसर लगा दिया, उसमें सेंसर को इंटीग्रेट कर दिया। अब आप अगर खाना बना रहे हो तो उस पे क्या है, आप अगर आटा लगाए हाथ में कैसे करोगे उसको, तो आटा लगे कि नहीं लगे चिमनी में, तो उसके लिए सेंसर बेस बना दिया, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, कॉस्ट भी बढ़ गई, डेटा जहां बना रहे थे डेटा में एक एंट्री हमने और किसकी कर दिया, सेंसर की, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस है। तो डेटा प्रिपरेशन जैसे हम लोग कर रहे हैं तो उसका कलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लीनिंग, हमको कितनी कितनी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है, तो क्लीन करना बहुत मैटर करता है। अगर हमने पूरी एंट्री ले लिया, हो सकता है एंट्री उतनी जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी उसमें लोड आएगा, डेटा को लोडिंग में टाइम जैसे पहले रिपीटिंग का डेटा लोड हो रहा था, नंबर ऑफ मल्टीपल एंट्री होंगे तो डेटा को लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब डेटा प्रिपरेशन जैसा डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है, डेटा कलेक्शन हमने कर लिया, उसके बाद क्लीन कर लिया, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने मिनिमम स्टेप्स आपके पास होने ही चाहिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे मैंने सेंसर के एग्जांपल्स बताया, उसमें क्या था, हमने एक फील्ड और उसमें ऐड किया, पहले नहीं था, अब क्या हो गया, IoT इनेबल्ड सेंसर बेस्ड चिमनी आ गई, पहले IoT कॉन्सेप्ट था लेकिन सेंसर नहीं था, तो सेंसर वाली फील्ड उसमें हमने ऐड कर दिया। इसीलिए अगर आप कोई डेटा में कुछ काम कर रहे हो, कोई फील्ड अगर ऐड करनी है, कोई सर्वे आपने किया, अब वो सर्वे जो पुराना वाला था उसमें कुछ आपको आपके रिसर्च में लगता है ये पॉइंट हम ऐड कर दें, जैसे मान जेंडर वाला आपको ऐड करना है, कोई सर्वे किया मेल फीमेल, तो उसमें जेंडर का कॉलम ऐड करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, कुछ और इंटीग्रेट करेंगे, प्रीवियस डेटा में उसके जेंडर को ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए क्या है, आपको कहीं ना कहीं से उसके बारे में डेटा चाहिए, उस डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, उसके बेस पे उस पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एप्लीकेशन के एग्जांपल बताया था कि आप एप्लीकेशन लोगे, कैसे कॉपी करोगे, फिर उसको ले जाओगे, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करोगे, अगर डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे एक स्टेप्स आएगा। ये 5 स्टेप्स है, हो सकता है कुछ इसमें से ऑप्शनल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने डेटा कलेक्ट किया एग्जैक्ट वही मिल गया जो आप चाह रहे हो, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं चलेगा, रिसर्च में कुछ यूनिक होगा तभी तो कर पाओगे, अगर रिसर्च में हम वही चीज कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो प्लेगराइज आ जाएगा, वो आपका ही हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट है सेल्फ प्लेगरिज्म। जब आप हो सकता है थीसिस लिखेंगे तो आपके जो पेपर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेल्फ प्लेगरिज्म में कुछ रिबेट मिलता है, कुछ छूट मिलती है, यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपना रूल्स देती हैं, यूजीसी का अलग गाइडलाइन है, एनआईटी ट्रिपल का अलग गाइडलाइन है, कुछ जगहों पे तो वो मानते नहीं, सेल्फ प्लेगरिज्म को भी अपने वर्ड्स में लिखिए, कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है लेकिन लैंग्वेज तो बदली जा सकती है ना, तो लैंग्वेज फिर से चेंज करना है, तो वहां पे आएगा। तो आप डेटा कलेक्ट कर लिए, उसको बना लिए, इंटीग्रेशन कर लिए, तो ये पूरे स्टेप्स हैं। हो सकता है कि इतने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, वो बेस्ड ऑन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके रिसर्च में, आपके डेटा में, आपके थीसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस डेटा प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, जो मैंने पहले बताया, अगर इस सब चीज को अगर आप करोगे मैनुअल तो आपको टाइम लगेगा। हम क्या करें, इसके लिए एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल बना दिए, अब हमने यहाँ से डेटा डाला, इंटरनल प्रोसेस डेटा कलेक्ट ले लिया, उसके बाद उसमें हमने एंट्री दे दिया कि ये एंट्री हमको चाहिए, वो एंट्री उस पूरी एक्सेल में का डेटा है उससे मैच करें, अगर नहीं मिल रही है तो बता दें वहां पे कि एंट्री नॉट फाउंड, जो आपको चाहिए एंट्री अगर वो मिल जा रही है तो उन कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट राउंड पे ले जाए, नेक्स्ट राउंड पे जाए, फिर वहां पे क्या इंटीग्रेट करना है, हमको जो ऐड कराना है वहां बता दें कि ये डेटा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर हम अपनी एल्गो में लगाएं, अगर उसको लगता है ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है तो करे, अदरवाइज जो फाइनल आउटपुट दे दे कि हमारा ये काम हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं इसको। फीचर
अब देखिए फीचर इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जो हमने अभी तक यहाँ पे किया, पांच चारों स्टेप्स हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया। अब इसमें हम फीचर्स होते हैं, जैसे फीचर का उसको कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब उसमें फीचर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉलम्स हैं, कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे, तो फीचर सिलेक्शन एक वर्ड आता है मशीन लर्निंग में, तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। फीचर क्या होगा, इस आपके रिसर्च में हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कि ये हम कैरेक्टरिस्टिक इस प्रॉपर्टी के बेस पे इस कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसे मशीन लर्निंग में यूज होता है वर्ड फीचर सिलेक्शन। उस फीचर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस होगा, उसको फीचर इंजीनियरिंग। रोल ऑफ एआई इन डेटा प्रिपरेशन। अब ये बेसिकली आया कहां से, कोई लार्ज टास्क है, टीडीएस टास्क है, उसको ऑटोमेट करने के लिए। अब ऑटोमेशन कैसे होगा, उसके लिए मैंने बताया कैलकुलेटर आपके सामने सबसे इजी एग्जांपल है, कैलकुलेटर हो गया। और भी ऐसे कोई एग्जांपल्स आ सकते हैं, या आप लोग बना सकते हो, अपने थीसिस का एक पार्ट बना सकते हो कि हमने यहाँ से यहाँ तक मैनुअल काम किया, ये ऑटोमेट हुआ। दोनों में कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किस रिस्पेक्ट में होगा, पहला हमारा कंपैरिजन का पैरामीटर हो जाएगा टाइम, कि टाइम हमारा पहला हो गया, टाइम ऑटोमेशन में कम लगेगा, उस पर ज्यादा लगेगा। दूसरा एरर के चांसेस कम होंगे, लेकिन एरर हो सकता है 100% एरर आए। 100% एरर क्या हो सकती है, अगर आपने प्रोग्राम ही गलत बना दिया, अगर आपने प्रोग्राम ही गलत बना दिया, उस केस में क्या करोगे, पूरा डेटा गलत आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि आपने, जैसे मैंने जेंडर वाला एज वाला बताया कि 18 ईयर से एबव का डेटा कलेक्ट करना था, हमने कलेक्ट कहाँ कर लिया 18 से नीचे का। तो अगर हमने डेटा ही रॉन्ग ले लिया तो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमने चीजें तो ऑटोमेट करने के लिए सोचा, लेकिन जो एल्गोरिथम्स लगाया, जो मॉडल बनाया, तो डेटा में कुछ एरर आ गई, और हम ये मान के चल रहे हैं कि डेटा सही आ रहा है। तो डेटा को वैलिडेट कौन करेगा, चेक कौन करेगा, वो एआई एल्गोरिथम से जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आती हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड होती है। कुछ कंस्ट्रेंट अनकंस्ट्रेंट मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, उनमें टेस्ट करना होता है। जब वहां से टेस्ट हो जाएगा तभी वो एल्गो मार्केट में आती है, तभी उसको बोला जाता है इसको आप अप्लाई करिए। जैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, कंस्ट्रेंट अनकंस्ट्रेंट के अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो इसमें इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं। सुपरवाइज मतलब उसके पीछे कोई ना कोई गाइड है जो उसको गाइड कर रहा है। अगर इस तरह का डेटा है तो हम वहां पे सुपरवाइज लर्निंग लगाएंगे। अनसुपरवाइज मतलब देयर इज नो गाइडेंस, उसके पीछे कोई गाइडेंस नहीं है, स्कैटर्ड डेटा, फैला हुआ डेटा है, उस पे हमको अगर इस तरह के डेटा में कोई एल्गोरिथम्स लगानी है तो अनसुपरवाइज्ड की कैटेगरी में जाएगा वो। एक सपोर्ट वेक्टर मशीन है, उसकी हम लगा सकते हैं। डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री क्या है, हर एक मूवमेंट पे डिसीजन लेना है। अगर आप घर से निकलते हो, नेक्स्ट चौराहे पे गए, अब आप अपना डिसीजन लोगे कि हमको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, पहुंचना टारगेट तक है, तो हम देखेंगे बेस्ड ऑन ट्रैफिक, वहां पे हमने डिसीजन लिया। कुछ आपके पास होता है ऐसा डेटा हो कि डिसीजन के बेस पे डेटा लेना है। नेक्स्ट चौराहे पे गए, वहां से आपने डिसीजन लिया, आपको सकता है पेपर या मॉडल में ऐसे जरूरत पड़े कि हर मूवमेंट पे डिसीजन हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कि इधर जाने से क्या होगा, उधर जाने से क्या होगा। एक ट्री बने, ट्री में क्या होगा, ट्रू हो एक तरफ, फॉल्स हो, और ट्री टॉप टू बॉटम लीफ नोड तक आती है। ठीक है, तो डिसीजन अगर टाइप करना है, डिसीजन एल्गो लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उस मॉडल को डायरेक्टली आपको यूज कर लेना है। और बने बनाए मॉडल से अगर आप डेटा बन जाएगा तो वहां पे आप रन करा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम से मैच कराना है। पहले जो मैंने बताया है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसका फीचर सेलेक्ट करना है, तभी वो चल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया एआई टेक्निक्स, मशीन लर्निंग, डेटा क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न डिटेक्शन। पैटर्न क्या है, पैटर्न एक मैचिंग, एक पैटर्न आता है। जैसे मैंने कहा तो 4 कीवर्ड आपके मैच कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। अगर हो सकता है बीच में कुछ स्पेस दे दें, कुछ और कर दें, उसका मैचिंग ना है, तो पैटर्न कैसे होगा, लेटर बाय लेटर मैचिंग हो सकती है, वर्ड बाय वर्ड मैचिंग हो सकता है। कुछ लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एनएलपी फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। एनएलपी क्या, एआई का एक पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का फुल फॉर्म है जो हमारा यूज होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या है, स्कैटर्ड है डेटा, डेटा का पता ही नहीं कुछ, हमने जो डेटा अभी हमको कहीं से मिला है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं क्या है। जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अटेंडेंस शीट चाहिए, अटेंडेंस शीट में जूम करके चलेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर सर ने अलॉट किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर का होगा, थर्ड कॉलम क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, फोर्थ कॉलम अगर फादर्स नेम ऐड है तो फादर्स नेम होगा, फिफ्थ कॉलम नॉर्मली मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी। इसमें ऐसे भी कर दें कि हर एक को कह दिया जाए कि आप पहले मोबाइल नंबर लिखिए, फिर नेम लिखिए, अपने मन से भर दीजिए। तो वो डेटा कलेक्ट करना या उस पे फीचर इंजीनियरिंग फीचर सेलेक्ट करना टफ है कि नहीं। अब फीचर हम सेलेक्ट कराना चाह रहे हैं मोबाइल नंबर, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। अगर वहां पे कुछ करना है तो हम कहेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके हम उस पे काम कर सकते हैं, एनएलपी। डीप लर्निंग फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। जैसे फीचर सिलेक्शन होगा, फीचर हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप जिप और अनजिप करते हो नहीं करते हो। जिप क्या होता है, आपने डाउनलोड किया कोई फाइल, उसके बाद अनजिप करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। तो हमने कोई चीज सेलेक्ट किया, उसको फीचर सिलेक्शन हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। कितनी रिक्वायरमेंट है उसमें से, हो सकता है जितना हमने सेलेक्ट किया, हो सकता है उसमें से भी कम की जरूरत हो। हमने 5 एंट्री सेलेक्ट किया, 5 कॉलम सेलेक्ट किया, हो सकता है उसमें 3 की जरूरत हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये करने के लिए ये कुछ टूल्स हैं, हो सकता है ये टूल्स हैं, ये टूल ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये टूल में अगर आपको यूज करना है तो ऑनलाइन है। जैसे मान लीजिए ग्रामरली के नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस ग्रामरली क्या है सबको पता है, ऑनलाइन टूल है, उसमें आप देखेंगे कुछ फ्री वर्जन भी है, कुछ पेड वर्जन है। अपने एक सेंटेंस को उस पर चेक कर सकते हो, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ सेंटेंस अगर है तो वो सही कर देता है, एक्टिव पैसिव हो जाता है। अगर कोई उसमें चेंजेज है, इसका और हो गया है, इसका है, ये थोड़ा करेक्शंस बता देता है जो हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ये वाले भी टूल है, इस पे भी आप लोग काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इन टूल को क्या है, इन टूल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, सब टूल नहीं सीखना है। आप वहां पे जब जाएंगे हर एक टूल का मैनुअल दिया हुआ है, मैनुअल में आप एक बार पढ़ लेंगे, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्सेस एआई बेस्ड प्रिपरेशन। ट्रेडिशनल पहले काम कैसा होता है, ट्रेडिशनल मतलब जो मैनुअल हो रहा था, मैनुअल तो सबको पता है। जब हम हर जगह से फेल हो जाते हैं तो मैनुअल काम करते हैं। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं ऑटोमेट करें, बाद में जब कुछ हो गया तो मैनुअल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैनुअल स्लो रूल बेस। अब मैनुअल करने में कुछ रूल होगा, हमने रूल बना लिया। एआई बेस लर्निंग पैटर्न सेल्फ इंप्रूविंग, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। पैटर्न कैसे होगा, हम चेक करेंगे प्रीवियस डेटा किस तरह आ रहा था, हमको पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न के बेस पे हम जज करेंगे। जैसे ठीक है, इस बार सबने प्रोग्राम कराया, यहाँ देख लिया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में, नेक्स्ट टाइम कराया फिर भी यही डिपार्टमेंट आए, भले वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट करा रहा है, तो हम फिर क्या एज्यूम करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब सर कभी स्पीकर बुलाएंगे तो ये होगा नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की काउंटिंग यहाँ पे ज्यादा है, हमको प्रीवियस पैटर्न मिल गया ना। तो प्रीवियस पैटर्न के बेस पे मशीन कब काम वर्क करेगी, मशीन में जब कोई इनपुट देंगे, मशीन पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जब इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट आएगा। इनपुट देना मस्ट है तभी आउटपुट आएगा, बिना इनपुट के कोई आउटपुट आ सकता है क्या? इनपुट देगा, हो सकता है इनपुट बाय मिस्टेक भी हो सकता है। जैसे मोबाइल नंबर आपका है, लॉक नहीं मोबाइल पे पॉकेट में डाले हो सकता है डायल हो जाए, आपको तो हमने नहीं डायल किया है, लेकिन कहीं कहीं प्रेस हो गया तभी तो इनपुट गया, तभी तो उसका आउटपुट आया, कॉल लग गई। तो इनपुट देना मस्ट है, उसी के बेस पे आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रूल क्रिएशन। रूल जैसे पहले यहाँ क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे हमने रूल क्रिएट किया, किस रूल के बेस पे हमको कैसा क्या बनाना है, डेटा को प्रिपेयर करना है, पहले रूल बनाएंगे। जैसे प्रोटोकॉल क्या होता है, हर एक प्रोटोकॉल जारी होता है, कोई मिनिस्टर आ रहा है उसका प्रोटोकॉल जारी होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, अगर कोई आ रहा है, कॉलेज में प्रिंसिपल आ रहा है तो उनका क्या प्रोटोकॉल है, कहीं कोई स्पीच हो रहा है उसका क्या प्रोटोकॉल है। तो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, फाइनली चीफ गेस्ट बोलेंगे, ऐसा कुछ रूल प्रोटोकॉल्स होता है। तो यहाँ पे रूल डिसाइड हो गया, रूल क्रिएट, और रूल को अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, आप जिस डेटा की बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को सेलेक्ट करोगे, रूल पे अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्या है, उस
जो एप्लीकेशन हुआ उसको प्रोसेस करोगे। क्या हो जाएगा, लास्ट में प्रोसेस करना अपने थीसिस, अपने डेटा, अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। प्रोसेस करने के बाद रूल का रिफाइनमेंट करेंगे। अब सारा डेटा आपने थीसिस लिख रहे हो, आपने एक रिजल्ट निकाला, सर्वे किया, सर्वे में आपने बहुत सारे ग्राफ बना लिए एक्सेल से। क्या पूरे ग्राफ थीसिस में लिखे जाएंगे या पूरे ग्राफ रिसर्च पेपर में बनाए जाएंगे? उसमें से कुछ सेलेक्ट करेंगे आप। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, आप उसमें से सब कुछ बेस्ट नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप सब कुछ बेस्ट सेलेक्ट करके रिसर्च पेपर में भेज दिए वो भी गलत है, क्योंकि वो सामने वाला ये देखना चाह रहा है कुछ आप किए हो, कुछ उसमें कमियां भी नहीं होंगी। तो हमेशा उसमें से क्या करना है, आप कुछ अच्छे रिजल्ट सेलेक्ट करिए, अच्छे की मेजॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप 70% 80% आप गुड रिजल्ट सेलेक्ट करिए, आप 5% आप ऐसे रिजल्ट सेलेक्ट करिए जहां पे फेल हो रहा था वो। ठीक है, तो अच्छे और खराब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब उसको लेगा नहीं ये सच्चाई बता रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अच्छी अच्छी चीज बता दिया तो लिमिटेशन, हर चीज में रिसर्च में लिमिटेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, रिसर्च में ड्रॉबैक कुछ नहीं होता, रिसर्च में लिमिटेशन होती है। क्योंकि रिसर्च को मान लीजिए आप पेपर कर रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, अब आपके पेपर को पढ़ने के बाद में क्या है, तो इस पेपर में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कुछ नहीं होता है, आप अपने पेपर में उस चीज को नहीं किए हो, वो आपके पेपर की लिमिटेशन है। रिसर्च में लिमिट एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता, एडवांटेज हो सकता है लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज नहीं होगा, लिमिटेशन होगी ना, ड्रॉबैक कभी नहीं यूज करना। तो आपने डेटा को रिफाइन किया, आपको जितने कॉलम चाहिए, जितने ग्राफ चाहिए, उसमें से आपने देख लिया। जब मैं बता रहा हूँ अच्छे रिजल्ट्स और कुछ उस तरह के रिजल्ट्स जहां पे आपको लगता है कि मेरा मॉडल फेल हो रहा है, वो भी रिजल्ट आप उनको दिखाइए। और जो मॉडल फेल हो रहा है उसका आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन दीजिए कि इस वजह से ये रिजल्ट ऐसे आ रहा है। जो अच्छा आ रहा है उसको बताइए, नहीं कि आपने 4 अच्छे रिजल्ट रख लिए, 100 ग्राफ प्लॉट किए, 96 उसमें से खराब आ रहे हैं, जो अच्छे आ रहे हैं आपने उसको चला दिया। तो यही रिफाइनमेंट का है, रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के बाद हम अगर चाहेंगे तो फिर से रूल को अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हम ले रहे हैं फिर से एक बार उसको रीचेक करें। जिसे हम लोग बोलते हैं फीडबैक प्रोसेस। फीडबैक होता है, जिसे बोलते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, हम कोई चीज अगर बनाते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना मतलब आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो चीजें फेल हो जाए या कुछ उसमें मिस्टेक्स हो, तो उसे क्रॉस वेरिफिकेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डबल क्रॉस वेरिफिकेशन। इससे 100% हम श्योर हो जाए कि जो हम बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो रिसर्च में जब आप रिजल्ट एनालिसिस वाला पार्ट लिखोगे तो उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वाले पार्ट में अगर चला गया कोई रिव्यूअर, तो अगर उसमें थोड़ा सा उसको मिस्टेक लगा, जैसा मैंने बताया 18 इयर्स एबव 18 इयर्स बिलो, सर्वे कुछ करना था, सर्वे कुछ हो गया, टाइटल में कुछ लिखा है, वहां कुछ हो गया, इस केस में आपको जो है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रूल का रिफाइनमेंट करने के बाद फिर हमने एक बार फीडबैक कर दिया, फिर से हम एक जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही हो सकता है यहाँ कराने के बाद मुझे जरूरत भी न पड़े, लेकिन जो फीडबैक प्रोसेस है क्रॉस चेक करने का, फिर से हमने अप्लाई किया। हो सकता है कुछ चीजें हम अप्लाई करना भूल गए हो, फिर से अप्लाई करें। और डेटा सेट आप जब प्रिपेयर करोगे तो डेटा सेट में क्या होगा, जरूरी नहीं कि एक तरह का डेटा, डिफरेंट डेटा सेट्स हो सकते हैं। आप हर एक में क्या करिए, ये चीज अप्लाई करिए, हर एक का रिजल्ट निकालिए। कुछ ये भी है, इसके पहला वाला जो मैंने बताया था कुछ स्टेप्स हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कोर स्टेप्स इन डेटा प्रिपरेशन, कलेक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म, एनोट, इंटीग्रेट, रिड्यूस एंड स्टोर। अब इसमें देखिए पुराना वाला जो मैंने नॉर्मल थ्योरी लिखा था, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक बन गया। अब ये देखने में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप कोई चीज डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये क्या वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसको डायग्राम में बना दिया गया। डायग्राम में अगर आप कोई ब्लॉक बनाते तो हो सकता है इस डायग्राम में अंदर डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ लोडिंग का कुछ बना दिया, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ सिंबल बना दिया, जैसे हर चीज का लोगो होता है, इस कॉलेज का लोगो है, यूनिवर्सिटी का लोगो है, हर एक जगह। चलिए 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं।
change the meeting.